क्या आपको पता है हमारे देश में एक ऐसा भी गैंग था जिसका क्राइम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। इनका ना तो कोई पता ठिकाना था ना कोई अड्डा। यह अपने शिकार को बहुत ही सोच समझकर चुना करते थे। जब ये अपने शिकार के घर में घुसते थे तो वहां पर मौजूद औरतों, बच्चों और बूढ़ों को तक जिंदा नहीं छोड़ते थे। आज हम बात करने वाले हैं बावरिया गैंग के बारे में। बावरिया गैंग नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश और दिल्ली में। इनकी शुरुआत होती है 1857 की क्रांति से। उस समय देश पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था और उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में इनके खिलाफ विद्रोह छिड़ा हुआ था। इस विद्रोह में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान हुआ था और उन्हें पहली बार भारतीय लोगों से खतरा महसूस हुआ था। 2 साल बाद जब यह विद्रोह कंट्रोल में आया तब अंग्रेजों को लगा कि अगर ये विद्रोह दोबारा हुआ तो उन्हें भारत को छोड़कर जाना पड़ सकता है। इसके बाद अंग्रेजों ने उन लोगों को चुन चुन कर खोजा जिन्होंने इस विद्रोह की शुरुआत की थी और जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। अंग्रेजों के लिए उन्हें तो ढूंढना आसान था जिनका उन्हें पहले से पता था और जिन्हें वो जानते थे, लेकिन कुछ लोगों के ग्रुप्स और जातियां ऐसी थी जिनके बारे में अंग्रेजों ने अभी तक सुना भी नहीं था। कड़ी मशक्कत के बाद भी अगर उनका एड्रेस मिल भी जाता तो वह लोग वहां पर नहीं होते, क्योंकि उनके कोई रहने का ठिकाना ही नहीं था। इन जातियों को कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि घुमंतू जातियाँ, खाना बदोसिया, बंजारा। इन नामों का मतलब होता है कि जिनका कोई घर न हो और खाने के लिए और काम धंधे के लिए वह सिर्फ इधर से उधर भटकते हों और जिनका कोई परमानेंट एड्रेस ना हो। इन घुमंतू जातियों का जहाँ भी मन पड़ता वहीं तंबू गाड़कर अपना डेरा बना लिया करते थे। कुछ घंटों या कुछ दिनों बाद कहीं और चले जाया करते थे। जिनका कोई पता ठिकाना ही नहीं, अंग्रेज उन्हें कैसे पकड़ते। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब लगाई और 1871 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था CTA, मतलब द फर्स्ट क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। ऐसी सभी जातियों को उन्होंने क्रिमिनल घोषित कर दिया था और उन्हीं में से एक जाति थी बावरिया जाति। इस एक्ट के बाद अंग्रेजों को जहाँ भी ऐसी जातियाँ मिलती उन्हें पकड़ते, मारते, पीटते और बेवजह जेल में डाल दिया करते थे, जिसके बाद से यह जंगलों में छुप छुप कर रहने लगे थे। 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तब जाकर इन जनजातियों को इस एक्ट से हटा दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इनके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका था, खासकर बावरिया जाति में, क्योंकि इन जातियों के कुछ लोगों ने मारपीट, लूटमार, हत्या और कई तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी करना शुरू कर दिया था। बावरिया जाति का मेन इलाका था चित्तौड़गढ़। बाद में यह पूरे ही नॉर्थ इंडिया में फैल गए, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। राजस्थान के भरतपुर को भी इस जाति का मुहिम ठिकाना माना जाता है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोग घुमंतू थे। इनको अच्छे से पता था कि यह लोग एक जगह पर नहीं रहते हैं, इसलिए इन्हें कोई भी नहीं जानता था। इसी चीज़ का फ़ायदा बावरिया जाति के कुछ लोगों ने उठाया और अपनी ही एक अलग गैंग बना ली। इस गैंग का क्राइम करने का तरीका और गैंग से बहुत ही ज़्यादा अलग था। यह लोग अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे और पूजा पाठ करने में पीछे नहीं हटा करते थे। त्योहारों पर जैसे होली, दिवाली के समय इनके क्राइम बढ़ जाया करते थे। इन लोगों को क्राइम कब करना है इसका पता ये एक बकरी की हरकत से लगाया करते थे, क्योंकि बकरी के इशारे पर क्राइम करेंगे तो सेफ रहेंगे, वरना ये लोग पकड़े जाएंगे। ऐसा इनका मानना था, क्योंकि ये अपनी कुलदेवी को बहुत ज़्यादा मानते थे और क्राइम का सही दिन पता करने के लिए यह अपनी कुल देवी के सामने एक बकरी को खड़ा कर दिया करते थे और अगर वह बकरी इनकी कुल देवी की तरफ जाती तो वह दिन इनके लिए सेफ हुआ करता था, और अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह अपने लूट के प्लान को अगले दिन के लिए टाल दिया करते थे, लेकिन उस दिन चोरी नहीं करते थे। अगर बकरी उनकी कुल देवी की तरफ चली जाती तो उनका मानना था कि उनकी कुल देवी का आशीर्वाद उनके साथ रहेगा और वो सुरक्षित वापस घर पे आ जाया करते थे। और उसी दिन उस बकरी को उन्हीं के मंदिर में बलि देने के बाद गैंग के सारे लड़के चोरी करने और लूट करने के लिए बाहर निकल जाया करते थे। और यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर इनकी लूट मार करने के लिए इनका परिवार भी इनका सपोर्ट किया करता था। इनके घर की औरतें अगले दिन जहाँ पर भी लूट मार करने जाना होता था उससे एक दिन पहले उस इलाके की रेकी किया करती थी और वहाँ की जानकारी इनकी घर की औरतें ही इन्हें दिया करती थी। और जब यह गैंग लूटमार करने के लिए घर से बाहर निकला करती थी तब इनके घर की औरतें घर के अंदर ही रहा करती थी और इनके वापस आने का इंतज़ार किया करती थी और सोचती थी कि इनके गैंग के सभी लोग सही सलामत वापस आ जाएं। क्राइम करते समय इनके गैंग के
मेंबर्स की संख्या इवन नंबर में हुआ करती थी, जैसे 2, 4, 6, क्योंकि इनका मानना था कि अगर ये ऑड नंबर में जाएंगे तो ये पकड़े जा सकते हैं। जिस इलाके में इन्हें चोरी करने जाना होता था उस इलाके में ये खुद भी कई बार रेकी करने जाया करते थे और इनके घर की औरतें भी इनका साथ दिया करती थी। ये कई बार तो भिखारी बनकर, सब्जी वाला बनकर या अनेक अनेक रूप बनाकर उस मोहल्ले में जाया करते थे। अधिकांश तौर पर इनका शिकार अगर गली या मोहल्ले का सबसे पहला घर या सबसे आखिरी घर हुआ करता था, या फिर जिस किसी घर के बाहर कोई पेड़ या थंबा या लाइट का थंबा कुछ भी हुआ करता था, तो वह घर इनकी पहली प्रायोरिटी हुआ करती थी चोरी के लिए और लूट मार करने के लिए, क्योंकि इन लोगों को पेड़ पर चढ़ना और थंबों पर चढ़ने में महारत हासिल थी। इसलिए घर से निकलते ही ये सबसे पहले चोरी करने नहीं जाया करते थे। उससे पहले ये पास के सिनेमा हॉल में जाया करते थे और पहले मूवी देखा करते थे। मूवी ख़त्म होने के बाद ही ये अपने शिकार पर जाया करते थे और उस वक्त ये कोई भी हथियार नहीं लेके जाया करते थे, जैसे चाकू, छुरी वगैरह। यह घर पर जाने के बाद ही वहीं पे पड़े किसी चीज़ को अपना हथियार बना लिया करते थे, जैसे कोई लकड़ी, चाकू या कुछ और चीज़ें। ये वहीं किसी आसपास सुनसान इलाके में जाते और अपने सारे कपड़े उतार दिया करते थे और अपनी एक लंगोट पहन लिया करते थे और अपने पूरे शरीर पर तेल लगा लिया करते थे, जिससे अगर ये भागने इन्हें कोई देख ले और इन्हें कोई पकड़ने आए तो वह उन्हें पकड़ नहीं पाए और इनका हाथ फिसल जाए। इसके बाद वह चुपचाप घर में घुस जाया करते थे। उनका एक उसूल था कि वह घर में से पैसों और गहनों के अलावा और कुछ भी नहीं उठाएंगे, चाहे घर में कितने भी कीमती सामान क्यों ना पड़े हों। चोरी करने के बाद ये बावरिया गैंग घर के सभी मेंबरों को मार दिया करती थी, चाहे फिर वह इन्हें अपने घर के सारे गहने और पैसे क्यों ही ना दे दे, क्योंकि इस गैंग का मानना था कि जब तक परिवार के सभी लोगों को नहीं मार देंगे इनकी चोरी पूरी नहीं होगी और कुल देवी भी क्रोधित हो जाएंगी। सभी लोगों को मारने का मकसद ये भी था कि कहीं वह लोग चिल्लाकर आस पड़ोसियों वाले लोगों को उठा न दे। इसलिए कई बार तो पड़ोसियों को भी नहीं पता पड़ता था कि उनके घर में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। लूटपाट करने के बाद वह पूरे घर में पेशाब किया करते थे, ये भी उनकी मान्यताओं में से एक थी। बावरिया गैंग का जब तक हर एक मेंबर वापस नहीं आ जाया करता था तब तक वह घर वापसी नहीं किया करते थे। मान लीजिए इनका कोई एक सदस्य इनसे बिछड़ जाया करता था तो यह एक खास तरह की आवाज़ निकाल कर उन्हें अपनी तरफ बुला लिया करते थे। इस गैंग में कई सारे ग्रुप हुआ करते थे जो कि एक साथ क्राइम करने निकला करते थे और एक साथ ही वापस घर वापसी करते थे। घर आने के बाद वापस अपने परिवार के साथ किसी और जगह के लिए निकल जाया करते थे और फिर वहाँ भी इसी तरह से क्राइम किया करते थे। दिल्ली में ऐसी कई सारी घटनाएं हुई जिनमें घर कॉर्नर में हुआ करता था और घर के सभी सदस्यों के सिर बुरी तरह कुचले हुआ करते थे। 2016 में बुलंदशहर में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें हाईवे पर एक माँ और बेटी को रोककर उनके साथ रेप किया गया था और बाद में उन्हें बुरी तरह से सिर कुचलकर मार दिया गया था। इस घटना में भी बावरिया गैंग का हाथ सामने आया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि पुलिस इन्हें पकड़ती क्यों नहीं थी। इसका कारण था कि जब तक इनके बारे में पता चलता वो पुलिस इनके पास तक पहुंचती या कहीं और निकल जाया करते थे और क्राइम करने के बाद ये लोग कहीं दूर निकल जाया करते थे और जब तक किसी घर के बारे में पता चलता कि वहां पर मर्डर हो चुका है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस जद्दोजहद करने के बाद जब उन घुमंतु जातियों के पास पहुंचती थी तो वह अपना मुंह नहीं खोला करते थे और पुलिस द्वारा पूरी जाति पर भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सभी घुमंतु जातियाँ इस तरह का व्यवहार किया करती थी। सरकार इनके लिए बहुत सारी स्कीम्स भी निकालती है जो कि इनके लिए बहुत लाभदायक होती है, लेकिन क्या पता ये उनका लाभ उठाते भी हैं या नहीं। काफ़ी टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक इनके बारे में और कोई नई अपडेट अभी नहीं मिली है, लेकिन क्रिमिनल केसेस कम हुए हैं पहले के मुकाबले। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना सपोर्ट हमें दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।